माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का फ़ोन आया और तो जब ये संदेश मिला कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बात करना चाह रहे हैं, उस समय ज़रूर मन में आ गया था कि आज शपथ ग्रहण कैसा है। क्षण था वो? मतलब आप कहाँ थे? आप घर पर ही थे या? और जब भी मिलने का समय कोई भी मंत्री मांगता है या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता तो बहुत सरलता से माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध रहते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। और चलिए आज फिर एक शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे और उनके बारे में जानेंगे कि किस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और देखिए संगठन से लेकर सत्ता तक पहुंचे। यानी कि संगठन में पहले काम किया, उसके बाद विधायक और सीधे मंत्री बने हैं। तो चलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर पहले संगठन में काम और संगठन के बाद आप विधायक बनते हैं और विधायक के साथ ही मंत्री बन जाते हैं। ये पूरा सफर आपका कैसा रहा? क्या कुछ इसमें कुछ ऐसे किस्से रहे हों जो आप बताना चाहें? देखिए, केवल भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संभव है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़े बड़े पदों पर भी दायित्व दिया जाता है। मैं भी एक पोलिंग बूथ कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और पहले मैंने युवा मोर्चा में मंडल में काम किया, फिर जिला उपाध्यक्ष रहा, बाद में प्रदेश मंत्री रहा और पार्टी ने मुझे आगे चल के राष्ट्रीय मंत्री का भी दायित्व दिया। तो केवल भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संभव है कि बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता को क्रमशः काम करते करते राष्ट्रीय स्तर तक का दायित्व दिया गया। तो इसलिए मैं सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं में से मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुझे राज्य मंत्री का दायित्व भी दिया है। पार्टी ने भी मुझे जब 2023 में टिकट दिया था, उस समय भी मेरा यही संकल्प था कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता पे भरोसा दिखाया है तो निश्चित रूप से अब उस भरोसे पर सफलतापूर्वक काम करना है, ताकि उन जिन भी हमारे नेतागणों ने या पदाधिकारियों ने मेरा चयन करने में भूमिका निभाई है तो उनको ये लगे कि उनका चयन ठीक था। इस नाते निश्चित रूप से मैंने चुनाव में भी अपना जितना भी मेरे पास में अपने कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं थी उनको पूरा करते हुए किस तरह से हम चुनाव जीत सकते हैं उसमें हमने अपना भरसक प्रयास किया और उसमें हमने सफलता पाई। बाद में मैं समझता हूं कि पार्टी नेतृत्व ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा जताया है तो ऐसा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है। देखिए सर, जैसे आप चूंकि एक आपने बताया आप कार्यकर्ता रहे, हालांकि आपके पास कई दायित्व रहे हैं, आपने पार्टी के लिए बहुत मेहनत भी की है। टिकट मिलने के पीछे क्या कहानी थी? क्या आपको ये पहले बता दिया था कि आपको इस बार मैदान में उतरना है? ना देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हालांकि ये तो है, व्यवस्था तो रहती है कि पहले से सारी बातें की जाती हैं, चर्चा भी की जाती हैं, तैयारी करने के लिए भी कहा जाता है। लेकिन ये मेरे को लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में ऐसे संकेत दिए गए थे कि 2003 में भी लगभग लगभग ऐसा था कि मुझे चुनाव लड़ने की तैयारी रखने की कहा गया था, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था। उसके बाद में भी नहीं हो पाया, जाके 20 साल बाद संभव हो पाया। तो मैं अक्सर एक बात कहता था कि हमारे साथ के कार्यकर्ता या तो बन गए हैं या फिर बिगड़ गए हैं। हम ऐसे कार्यकर्ता हैं, बिरले कार्यकर्ता ऐसे, और अनेकों कार्यकर्ता, अभी भी अनेकों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बने नहीं तो बिगड़े भी नहीं। बने नहीं का अर्थ ये है कि हमारे साथ के कार्यकर्ता कोई मंत्री बन गए, कोई केंद्र में मंत्री बन गए, कोई मुख्यमंत्री बन गए। जब हमारी राष्ट्रीय टीम थे उसके साथी हमारे विभिन्न जगह पे भांति भांति के दायित्व निभा रहे थे, या फिर इतने लंबे समय तक जो लोग, जो कार्यकर्ता धैर्य नहीं रख पाए, उन्होंने, किसी ने पार्टी बदल ली, किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। तो हम अक्सर कहा करते थे कि बने नहीं तो बिगड़े भी नहीं, अपन ऐसे कार्यकर्ता हैं। धैर्य बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि आज के समय में उस चीज़ की बहुत कमी है। कई बार हम भी देखते हैं कि जब चुनावी समय आता है, अगर किसी को टिकट नहीं मिलता, जो टिकट की मांग करता है, अचानक से बयानबाजियां बदल जाती हैं। तो धैर्य रखना मुझे लगता है आपके काम में आया। आपने धैर्य रखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से राजनीति में दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं।
एक है अपने पार्टी नेतृत्व पर विश्वास, अपनी पार्टी की नीतियों पर विश्वास, पार्टी के सिद्धांतों पर विश्वास, पार्टी की निष्ठाओं पर विश्वास, और दूसरा है धैर्य। धैर्य के साथ काम करते रहें तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में तो निश्चित ही कार्यकर्ताओं को उसकी योग्यता और क्षमताओं के हिसाब से दायित्व मिलते ही है। अच्छा, टिकट की कहानी तो हमने समझ ली कि आपको शायद पहले से बता भी दिया हो, थोड़ा सा इशारा किया हो कि आप तैयारी कीजिए, हालांकि श्योर नहीं है लेकिन तैयारी कीजिए, आपको टिकट मिला, विधायक बने। अचानक से मंत्रिमंडल जब तैयार होता है, उसकी घोषणा होती है, उसमें नरेंद्र शिवाजी पटेल का नाम आता है। इसके बारे में क्या आपको पहले से आगाह किया था? ना इसके बारे में तो ना पहले से आगाह किया था, ना ऐसा कोई विचार मन में आया था। लेकिन जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का फ़ोन आया, और तो जब ये संदेश मिला कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बात करना चाह रहे हैं, उस समय जरूर मन में आ गया था कि आज शपथ ग्रहण कैसा है। क्षण था वो? मतलब आप कहाँ थे? आप घर पर ही थे या? घर पे ही था, और अपने मित्रों के साथ में, परिवार के साथ में बैठा हुआ था, गपशप कर रहे थे। उसी दौरान आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया। तो निश्चित रूप से बहुत सुखद, आश्चर्यजनक। निश्चित तौर पर होता है ना कि पहली बार हम चुनाव जीत कर आए हैं, पहली बार हमें सरकार में शामिल किया जाता है, तो निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरे प्रदेश की। अच्छा, आपको जब ये विभाग सौंपे गए उसके बाद क्या आपने कुछ एक कार्य योजना तैयार की कि आपको ऐसा लगा हो कि मुझे चलिए ये जिम्मेदारी मिली है, मुझे ये काम करना है? कितना आप तक वो हो पाया, और क्या कुछ अभी और मन में है क्या, और आप बेहतर करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जब कोई जिम्मेदारी मिलती है तो सबसे पहले मन में यही विचार आता है कि हम इस जिम्मेदारी को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, हम अपना सर्वस्व लगा के उस जिम्मेदारी में कैसे खरे उतर सकते हैं। तो निश्चित रूप से राज्य मंत्री के रूप में जब मुझे लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन बाद में आगे चल के चिकित्सा शिक्षा विभाग जो है कि दोनों विभागों को माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि दोनों विभागों को मिला के एक कर दिया। तो मेरा विभाग भी फिर लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा हो गया। तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास प्रारंभ में रहा कि मैं जितना अधिक से अधिक सीख सकता हूँ उतना मैंने सीखने का प्रयास किया। मेरे कैबिनेट मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उन्होंने भी मुझे काफ़ी सहयोग दिया है। तो अभी तो मैं इसको कह सकता हूँ कि जो पहला साल था वो तो सीखने में गया है, और सीखने के साथ साथ मैंने कई बातों पे, जैसे मुझे लगता था कि जिन पे सुधार करने की आवश्यकता है, मैंने या तो कैबिनेट मंत्री जी से कहा या माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, और उन बातों को मैंने अपने सुझाव के रूप में कहा, और उनमें मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बातों को स्वीकार किया, और वो उस तरह की नीतियों में परिवर्तन भी हमको देखने को मिला। अच्छा, आपने कई सरकारें देखी हैं, मोहन यादव की सरकार में क्या कुछ नया है, क्या कुछ उनके नवाचार में अंतर है और सरकारों की अपेक्षा? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से पदभार संभाला है, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों की जितनी भी योजनाएं थी किसी को बंद नहीं किया, सबको जारी रखा। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में दूसरी नई नई योजनाएं और जोड़ने का काम किया उन्होंने। सबसे पहला तो लक्ष्य तय किया कि हम अपने यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, और जो हमारे यहाँ का बजट है उसको हम 5 साल के अंदर दुगना करेंगे, और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। प्रति वर्ष 15-16% की दर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो चक्रवृद्धि के हिसाब से 5 साल में हम दुगने बजट के आसपास बिल्कुल, और पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री लगातार अपने जी बयानों में भी ये कहते रहते हैं कि जी हमारा यही प्रयास है कि इस बजट को डबल हम करने की दिशा में काम करेंगे। अभी हाल ही में जीआईएस भी भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। किस तरह से इसे देखते हैं, क्या इसे सफल मानते हैं? देखिए, मैंने कि जो आपसे पहले आपको बता रहा था कि दुगना बजट करना चाहते हैं, उस दिशा में ये जीआईसी जैसे कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत मील का पत्थर साबित होंगे। ये तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहली बार राजधानी भोपाल में ये जीआईसी हुई है, और पूरे भारतवर्ष के तो बड़े बड़े उद्योगपति आए भी थे। विश्व के अनेकों जगह से भी व्यापारियों ने और सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और निश्चित रूप से जो प्रस्ताव हमको मिले हैं 30 करोड़ से अधिक, 30 लाख करोड़
30 लाख करोड़ के जो प्रस्ताव मिले हैं, निश्चित रूप से उनमें से जब वो क्रियान्वित होंगे तो हमारे मध्य प्रदेश की जीडीएसपी जो और तेज़ी से आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से राजस्व की भी प्राप्ति होगी, हमारे मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी प्राप्त होंगे। मैं समझता हूँ ये हमारे मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है और निश्चित रूप से भी ग्राउंड लेवल पर जब उतरेगा तो मध्य प्रदेश को इसमें बहुत लाभ होगा। बिल्कुल, और ये ऐसी चीज़ें हैं, इसमें प्लानिंग करके ही काम होगा, तुरंत इसका नतीजा नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि कुछ समय दीजिए, थोड़ा सा रुकिए, इसके दूरगामी परिणाम निश्चित। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए जो काम तत्काल हो सकते हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की, पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा प्रारंभ की। आज गरीब से गरीब व्यक्ति को भी हम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भेजने में सफल हो रहे हैं। तो गरीब व्यक्ति जो आयुष्मान कार्डधारी है उसको भी एयर एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त हो रही है। तो निश्चित रूप से एक एक नागरिक का जीवन बहुमूल्य है, उसके परिवार के लिए तो होता ही है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये एक अभिनव प्रयोग रहा और इस तरह से अनेकों नए प्रयोग वो कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा भी आपके पास है, जो मेडिकल की किताबें हैं उनको हिंदी में अनुवादित करके उस पाठ्यक्रम को हिंदी में भी कराया जाएगा। कितना बड़ा ये परिवर्तन, कैसे इसे देखते हैं और इससे क्या वाकई में कुछ फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से चूँकि हमारी प्रदेश में हिंदी हमारी अधिकतर नागरिकों की मातृभाषा है, तो हिंदी को सीखना स्वाभाविक रूप से प्रत्येक नागरिक को बहुत सरल रहता है। और जब वो उच्च शिक्षा के लिए जाता है तो उसको यदि अंग्रेजी में पढ़ना पड़ रहा है तो जो भाषा का एक बोझ व्यक्ति पर रहता था उससे यदि निदान यदि कोई है तो हिंदी में यदि हम अभी अपनी इंजीनियरिंग की और मेडिकल की पढ़ाई कराएंगे तो हमारे बच्चों को और अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण होगी। और मैं समझता हूँ जो भाषा का बोझ उन पर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। जब जापान जैसे, रूस जैसे देश, जर्मनी, चीन अपनी मातृभाषाओं में पढ़ाई कराते हैं, चाहे इंजीनियरिंग की हो चाहे मेडिकल की हो, तो हम क्यों नहीं करा सकते? हमारी भाषा भी बहुत समृद्ध है। इस दिशा में मध्य प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और आपने मेडिकल एजुकेशन की बात की तो मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो केवल 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज मध्य प्रदेश के अंदर 17 शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं और 13 प्राइवेट सेक्टर के हैं, तो ऐसे 30 मेडिकल कॉलेज हैं। अभी हमने 12 मेडिकल कॉलेज और पीपीपी बोर्ड पे ऑफर आमंत्रित किए हैं। तो निश्चित रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, उस दिशा में मध्य प्रदेश भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अब चूंकि आप विधायक हैं, आपके जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र, लोगों को भी काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं, किस तरह से अब उनसे मुलाकात हो पाती है? क्योंकि जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा बैतूल का भी आपके ऊपर प्रभार है, वहाँ कैसे समय दे पाते हैं? और इस पूरे राजनीतिक समय के साथ साथ क्या आप परिवार को उतना समय दे पाते हैं? देखिए निश्चित रूप से सबसे पहले परिवार से शुरू करता हूँ कि परिवार को समय देना तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। लेकिन मेरे को प्रसन्नता है कि परिवार का सहयोग मिलता है। इस नाते मैं अपना प्रतिदिन जनता के लिए अपने जो पार्टी में जो दायित्व है उसको और साथ में सरकार में जो मुझे दायित्व है उसको निभाने के लिए सक्षम बन पाता हूँ परिवार के सहयोग के फलस्वरूप। मैं क्षेत्र में भी मेरे दिन, चूँकि यदि राजनीतिक व्यक्ति अपने जीवन को थोड़ा सा व्यवस्थित बना ले, दिनचर्या को नियमित बना ले और कुछ चीज़ों को नियमित कर ले, कि जैसे मैंने तय कर रखा कि भोपाल में सोमवार के दिन मैं मिलने वालों से मिलता हूँ प्रति सोमवार, और इसी तरह से प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार क्षेत्र के लिए निर्धारित कर रखा। बाकी के शेष समय में मैं यदि कोई अनिवार्य होता है, बहुत इमरजेंसी होती है तो उपलब्ध रहता हूँ। परंतु मिलने के लिए जब समय तय है तो नागरिकों का भी समय खराब नहीं होता कि अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उन्हें मालूम है कि सोमवार को 12 बजे से शाम के 5 बजे तक उपलब्ध मैं रहता हूँ, तो आसानी से लोग मिल सकते हैं। दूसरा क्षेत्र में भी ऐसे समय निर्धारित है और उसके साथ साथ में मैंने कार्यक्रम बना रखे हैं कि मैं गांव में भी जाने का प्रयास करता हूं कि चुनाव जीत के आने के बाद कई बार विधायक वगैरह जा नहीं पाते, बिल्कुल, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि चुनाव के बाद से लगातार गांव में भी मेरा संपर्क बना रहे
और इसके लिए भी मैंने नियमित रूप से अपने कार्यक्रम बना रखे हैं। तो मैं समझता हूँ यदि जीवन में दिनचर्या और अपने कार्यक्रमों में नियमितता रहे तो आसानी से सभी कामों के बीच में संतुलन और बिल्कुल, सामंजस्य बन संतुलन जाता है। सामंजस्य की बहुत आवश्यकता है, उसी से मजबूती के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, सामंजस्य को लेके बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का किस तरह का सामंजस्य मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ? क्योंकि एक बार अभी बीच में कांग्रेस की सरकार भी आई थी 2018 में। उस समय जब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो विधायकों को, मंत्रियों को गेट के बाहर से ही भगा देते थे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का किस तरह का व्यवहार है, किस तरह का तालमेल है मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ? क्या आपको वो समय देते हैं, आपकी बात सुनते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से, चूंकि डॉक्टर मोहन यादव जी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और विभिन्न संगठनों में अनेकों दायित्वों को उन्होंने निभाया है, तो संगठन को चलाना वो भली भांति जानते हैं। और हमारी जब मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई थी तो मुझे अच्छे से स्मरण है, चूंकि उस मंत्रिमंडल में अनेकों मंत्री ऐसे भी हैं जो आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से भी वरिष्ठ हैं और हम जैसे कई कनिष्ठ भी हैं। तो उस बीच में संतुलन बनाने के लिए आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा था ये केवल दायित्व वाला विषय है। और जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में उन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसे मुख्य शिक्षक का दायित्व जिसको मिल जाता है वो पूरी शाखा का मुख्य शिक्षक ही पूरी शाखा उसके निर्देश पर बिल्कुल, उस चलती है, संचालन। संचालित होती है। तो निश्चित रूप से इसी तरह हम उन्होंने इतना सुंदर उदाहरण दिया कि हम सबके मन में भी यही भाव है, चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, कि अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास में दायित्व मुख्यमंत्री का और हम सब उनके मंत्री हैं। तो निश्चित रूप से उसमें हम सब अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमको मार्गदर्शन मिलता है, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों का भी मिलता है। और डॉक्टर मोहन यादव जी की तो ये मैं बड़ी विशेषता आपको बताता हूँ कि मंत्रिमंडल की बैठक हमारी जब भी होती है तो चाहे प्रारंभ में या मंत्रिमंडल की बैठक के बाद में अक्सर जिसको कह सकते हैं हम कि मंत्रिमंडल की जो गतिविधियां हैं उसको पूर्ण करने के अलावा भी अनौपचारिक चर्चा भी लगातार करते हैं और जो भी काम है वो भी वहाँ पे उसी समय संपन्न कर लेते हैं हम लोग। और जब भी मिलने का समय कोई भी मंत्री मांगता है या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता तो बहुत सरलता से माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध रहते अच्छा, हैं। बजट को लेकर भी आपने बताया कि इस बार बजट भी सरकार ने अच्छा पेश किया है। किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं, और आपके चूंकि जो विभाग हैं उसको कितना इससे लाभ मिला है, और क्या कुछ और आगे की आपने कार्य योजना तैयार की है कि इस बजट से जो आपको मिला है उससे हमें ये और अभी प्रदेश में लोगों के बीच में पहुंचना है, ये उपलब्धियां लेकर? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो बजट आया है, मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में हुआ करती थी 2003 में, 2003 में कांग्रेस की सरकार का जितना कुल बजट हुआ करता था, क्योंकि 22-23 हजार करोड़ रुपए के आसपास था। और आपको बताते हुए मुझे को प्रसन्नता है कि इतना बजट तो अब केवल लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग का है। 22 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बजट हमारे विभाग का है। निश्चित रूप से जो नए नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं उनमें तेजी से काम हो जाए और जो हमारे ग्रामीण स्तर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी स्वप्न है उनको हम सुविधा संपन्न बनाकर उनमें दक्ष स्टाफ की नियुक्ति कर सकें, ये इस बजट में प्रावधान है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि अभी नई भर्तियाँ भी हमारे विभाग में होनी है। लगभग 46,000 पदों का सृजन करने का हमने मंत्रिमंडल से स्वीकृति भी ले ली है और उसकी प्रक्रिया निरंतर जारी है और अनेकों जो नई सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं इस तरह की अनेकों रचनाएं हम इस बार खड़ी करेंगे। अभी फूड एंड ड्रग्स में भी एक बड़ी लेबोरेटरी बनाने का हम लोगों ने तय किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसके लिए सहमति दी है ताकि हमारे प्रदेश के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खाद्य सामग्री प्राप्त हो, कोई भी मिलावट इत्यादि यदि करते हैं तो उनको हम तुरंत पकड़ सकें। इसके लिए भी अब एक बड़ी लेबोरेटरी हमारे यहाँ पर हम प्रारंभ करने वाले हैं। अभी 3 लेबोरेटरी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनको इसी फाइनेंशियल ईयर में हम कंप्लीट करके लोकार्पण कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य की दिशा में आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र शिवाजी पटेल कभी भी इस तरह से
बयानों को लेकर चर्चा में नहीं रहते कि किसी पर निशाना साध रहे हैं या किसी तरह से उनका बयान आया हो जो जमकर वायरल हुआ हो। क्या इस तरह की जो शांत प्रवृत्ति है ये आपकी राजनीति करने का एक अंदाज है? इसको ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि राजनीति करने का कोई अंदाज है। इसको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि चूँकि मैं प्रारंभ से ही संगठन का कार्यकर्ता रहा, तो कितना बोलना है और कब बोलना है ये संगठन में भली-भाँति प्रारंभ से ही सिखा देते हैं। और मुझे अभी एक संस्मरण याद आता है कि जब हम युवा मोर्चा में मैं प्रदेश मंत्री था और एक प्रदेश स्तर का हमारा प्रशिक्षण वर्ग लगा था। उसमें हमारे क्षेत्रीय प्रचारक थे आदरणीय नरमोहन जी। उनसे किसी एक हमारे कार्यकर्ता ने प्रश्न किया था, राष्ट्रीय स्तर से कुछ संबंधित प्रश्न किया था। उसका उत्तर देते समय उन्होंने एक बात कही थी कि हमको जो दायित्व मिला हुआ है, हमें उस दायित्व को भली-भाँति प्रकार से निभाना चाहिए। बाकी का ये मान लेना चाहिए कि हमारा संगठन इतना बड़ा है कि जिस भी स्तर पे जो कुछ भी हो रहा है, उसकी चिंता करने के लिए उस स्तर के कार्यकर्ता निश्चित रूप से सजग हैं और सतर्क हैं। तो उस समय से हम सीखे कि जो दायित्व मिला हुआ है, बस उस दायित्व में लगे रहो, बाकी की जो कुछ भी हो रहा है, उसकी चिंता करने के लिए विभिन्न स्तर पर हमारे पदाधिकारी, हमारे नेतागण चिंता करते ही हैं। तो बस केवल चिंता अपने को जो दायित्व है, उसको कैसे भली-भाँति कर सकते हैं, वो संगठन से सीखा है। संगठन से ये सीखा है, ये अच्छी बात है कि आप संगठन के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक इंसान जब बात करते हैं, मनुष्य, कई चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। क्योंकि अभी आपको पहली बार ही आप विधायक बने, पहली बार में ही आप मंत्रिमंडल में आए। आपके सामने अभी बहुत लंबा सफ़र है। आगे कुछ आने वाले सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं तो आने वाले समय में भी और बल्कि मैं कह सकता हूँ कि जीवन पर्यंत भी, जब तक संन्यास का मन में पैदा ना हो भाव, वानप्रस्थ का मन में भाव पैदा ना हो, तब तक तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में देखता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी दायित्व मुझे मिलेगा, उसको करने के लिए निश्चित रूप से पहले भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ, भविष्य में भी रहूँगा। चलिए मंत्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें भी हमने आपके बारे में जानी और साथ ही साथ आपके विभाग ने किस तरह के नए नवाचार किए हैं उनके बारे में भी हमने मंत्री जी से जाना। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।